वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे पाठ का नाम है, हमारे लेसन का नाम है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जनन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो हमारे पाठ का नाम है पौधों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जनन या रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि जनन जो शब्द है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें और इस रिप्रोडक्शन शब्द जो है, अंग्रेजी का जो रिप्रोडक्शन शब्द है, इसको गौर से देखें तो इसके दो भाग हैं। एक तो है री और एक है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, पुनः, वापस से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है वापस से पैदा करना। पुनः उत्पादन यानी वापस से पैदा करना, उत्पादन यानी इस चीज को पैदा करना। तो जनन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो शब्द है इसके दो भाग हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, एक तो री और एक है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, पैदा करना, यानी वापस से पैदा करना। तो जनन या रिप्रोडक्शन शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनः उत्पादन, वापस से पैदा करना। किसी भी चीज का
वापस से पैदा करना, उसका पुनरुत्पादन करना, वो जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि आम की गुठली, अब जब हम आम खाते हैं ना, तो आम की जो गुठली होती है, उस गुठली से आम का एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अगर हम उस गुठली को जमीन में उगा दें तो कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि उस आम की गुठली से एक आम का नया पौधा पैदा हो जाता है। इसी तरह नीम की जो निम्बोली होती है, उससे भी नीम का नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। पेड़ पौधों की तरह ही जितने भी जीव जंतु हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, उन सभी से उनके जैसे दिखने वाले नए जीवों का जन्म होता है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बाघ यानी टाइगर हो, चाहे वो मानव हो, मानव को बोलते हैं ह्यूमन, और चाहे वो अन्य कोई भी जीव जंतु हो। यानी कुल मिला के बात यह है कि सभी पौधे अपने समान नए पौधों को तथा सभी जीव जंतु अपने समान बच्चों को, संतानों को, संतति को, ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। संतान को हम ऑफ स्प्रिंग भी कह देते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर सजीवों के द्वारा अपने समान, सजीव में दोनों आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए और जीव जंतु भी आ गए। तो जो भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो सजीवों के द्वारा अपने समान जीव, यानी जिसको हम संतान भी कह देते हैं, संतति भी कह देते हैं, वंशज भी कह देते हैं, और अंग्रेजी में इसको ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो सजीवों के द्वारा अपने समान संतान या जीव या संतति या वंशज या ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन क्या है? सजीवों के द्वारा अपने समान संतान पैदा को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, सजीवों के द्वारा अपने समान वंशजों को, ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं, पुनः उत्पादन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जनन की जो प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जनन की प्रक्रिया में जो जनन कोशिका होती है, सेक्स सेल होती है, कोशिका को अंग्रेजी बोलते हैं सेल, CELL, सेल। सेल कई तरह की होती हैं हमारे शरीर के अंदर। हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाएं कई तरह की होती हैं, ठीक है ना। तो जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर जनन कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं का एक प्रकार है जनन कोशिकाएं, सेक्स सेल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम गैमेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जनन की प्रक्रिया में जनन कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए एक चीज होती है डीएनए, इसकी कॉपी बनती है, प्रतिकृति बनती है, प्रतिकृति या कॉपी, COPY, कॉपी, यानी डीएनए की कॉपी होती है। जैसे अपन फोटोस्टेट कराते हैं ना, तो एक जैसी चीजें निकलती हैं, जिस तरह का पेज हम देंगे उस तरह की ही कॉपी निकलेगी। उसी तरह से जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जनन जो कोशिका होती है, उसमें जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए की कॉपी बनती है, प्रतिकृति बनती है। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए जो शब्द है, ये डीएनए जो है, ये आखिर है क्या? अब देखिए, हमने कोशिका या सेल शब्द का, CELL, सेल शब्द का नाम सुना है, अभी अभी हमने जिक्र भी किया था।
कोशिका या सेल, CELL सेल। कोशिका जो है ये कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, तो कोशिका जो है, सेल जो है, ये हर सजीव के शरीर की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि संसार में जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी प्रत्येक शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं। प्रत्येक सजीव का जो शरीर है, बॉडी है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक जो कोशिका की आकृति कैसी होती है, इस तरह की होती है। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है, उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। जब भी हम कोशिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब इन सब बारे में हम बताएंगे आपको। तो कोशिका जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, एक पानी टाइप भरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह से कोशिका के अंदर एक और आकृति होती है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और हम जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ही, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से ही इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। और इसी एनर्जी से पूरी कोशिका अपना काम चलाती है, जीवित रह पाती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका होती है, जो हर शरीर में पाई जाती है, प्रत्येक शरीर सजीव के अंदर पाई जाती है, इस कोशिका के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये नाभिक है। केंद्रक बोल दो, नाभिक बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। देखिए ये नाभिक है। ठीक है, और इस नाभिक में धागे के समान दिखने वाली कुछ संरचनाएं होती हैं। इस नाभिक के अंदर इस तरह की धागे के समान दिखने वाली कुछ संरचनाएं होती हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, कोशिका में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर धागे के जैसे दिखने वाली कुछ संरचना होती है। इस संरचना को हम कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के अंदर ही एक खास प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए, ठीक है, तो डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। हालांकि डीएनए के अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं जीन, वो आगे आएगी आपकी बात। फिलहाल हम डीएनए तक सीमित रहेंगे। ठीक है, चलिए, और डीएनए क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। डीएनए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, और जीन क्या है? ये भी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है। तो जीन की बात तो हम चले बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहां पर यही समझ रहे हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो डीएनए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, और ये कहां पाया जाता है? प्रत्येक कोशिका में जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिनको कि हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर, इन गुणसूत्रों के अंदर ये डीएनए नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर? चलिए, अब डीएनए में हमने बताया आपको कि जीन भी पाया जाता है। तो डीएनए में तरह तरह के जीन पाए जाते हैं।
जीन GENES। ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर तरह तरह के जीन्स भी पाए जाते हैं और ये जो जीन होते हैं इनमें कोशिका से जुड़ी हुई, कोशिका से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनका एक फार्मूला होता है। डीएनए में पाए जाने वाले इस तरह के जीनों में छिपे हुए इन्हीं फार्मूलों के कारण, जीन में कुछ फार्मूले होते हैं और इसी फार्मूले के कारण प्रत्येक संतान, प्रत्येक सजीव की जो संतान होती है, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होती है, जो उसका वंशज होता है, वो अपने जनक से, अपने फादर से, फादर का जैसा दिखाई देता है, फादर के समान दिखाई देता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया में जो जनन कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की कॉपी बनती है, प्रतिकृति बनती है। परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनन की प्रक्रिया में डीएनए की कॉपी तो बनती है, परंतु ये जो कॉपी बनती है वो 100% एक जैसी नहीं होती, 100% समान नहीं होती, हूबहू नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक पीढ़ी में इनमें कुछ ना कुछ असमानता जरूर आती है। और यही कारण है कि प्रत्येक संतान में, प्रत्येक बच्चे में उसके माता पिता के बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु वो हूबहू 100% अपने माता पिता का जैसा दिखाई नहीं देता है। क्लियर? देखिए, अभी हमने क्या चर्चा की, हमने बताया डीएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन होता है। डीएनए कहां पाया जाता है? प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है और न्यूक्लियस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में हम। इस नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान कुछ रचनाएं होती हैं और इन रचनाओं को हम कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के ऊपर के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। डीएनए भी एक प्रोटीन है, जीन भी एक प्रोटीन ही है। और जीन के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का फार्मूला होता है और इन फार्मूलों के कारण ही, ये फार्मूला क्या करता है? ये लक्षणों को कंट्रोल करता है। इन जीनों के अंदर जो छुपा हुआ फार्मूला है, इनके कारण ही प्रत्येक जो संतान होती है वो अपने माता पिता से मिलती है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक खास बात यह भी ध्यान रखनी है कि क्यों मिलती है? क्योंकि जनन की प्रक्रिया में हमने बताया था कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, उसमें पाया जाने वाला ये जो डीएनए है, इसकी कॉपी बनती है, फोटोस्टेट होती है, एक प्रकार से प्रतिकृति बनती है। लेकिन ये जो कॉपी बनती है वो 100% समान नहीं होती है, यानी अपने पिता से वो हूबहू नहीं मिल सकती है। उसमें कुछ, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ असमानता होती है। ठीक है, और यही कारण है कि प्रत्येक संतान में, प्रत्येक बच्चे में उसके माता पिता के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु वो हूबहू 100% अपने माता पिता का जैसा दिखाई नहीं देता है। चलिए, अब तक की चर्चा में हम समझ चुके हैं कि सजीवों के द्वारा अपने समान जीव यानी संतान, जिसको हम संतति भी कहते हैं, वंशज भी कहते हैं या ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, सजीवों के द्वारा अपने समान जीव, संतान, संतति, वंशज, ऑफस्प्रिंग को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। सजीवों के द्वारा अपने समान संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी समझ चुके हैं कि जनन की जो प्रक्रिया है उसमें जनन कोशिकाएं जो होती हैं, सेक्स सेल्स जो होती हैं,
विशेष प्रकार की हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पाए जाने वाले डीएनए जो कि एक प्रोटीन होता है, डीएनए जो कि एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन डीएनए की प्रतिकृति बनती है, फोटोकॉपी होती है, जो कि काफी हद तक अपने फादर से, अपनी जनक जो कोशिकाएं होती हैं माता पिता की, उनकी जैसी होती है, परंतु वो 100% हूबहू उनकी जैसी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन व अन्य जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस जो है अन्य, उनमें अंतर पर। यानी जनन में और अन्य जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बात आती है कि ये जैव प्रक्रम क्या चीज है, लाइफ प्रोसेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये क्या चीज है। देखिए जैव प्रक्रम का मतलब होता है वो प्रक्रम, वो प्रोसेस जो कि जीवन के लिए आवश्यक होता है, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, हमारे शरीर में चलने वाली वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रम जो कि हमें हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 6 मुख्य प्रकार के जैव प्रक्रम चलते रहते हैं। 6 मुख्य प्रकार के जैव प्रक्रम हमारे शरीर में चलते हैं। अब ये 6 मुख्य प्रकार के जैव प्रक्रम कौन से हैं? ये हैं नंबर 1, वो है पोषण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन, इसके अंदर हमारा पाचन तंत्र आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आती हैं। पोषण नाम का जो जैव प्रक्रम है हमारा, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, पाचन तंत्र आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा श्वसन यानी रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो प्रक्रिया है। अगर हम भोजन नहीं करें तो भी हम मर जाएंगे, सांस नहीं लें तो भी हम मर जाएंगे। तो यानी ये जो प्रक्रम है ये जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो 6 कुल मिलाकर के 6 मुख्य प्रकार के जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस हैं। पहला है पोषण, जिसके अंदर हमारा पाचन तंत्र आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, यानी भोजन का पाचन कैसे होता है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा जैव प्रक्रम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो श्वसन या रेस्पिरेशन में हमारा श्वसन तंत्र आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, जिसमें हमारे नाक हो गई, श्वसन नली हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, ये सब चीजें इसमें आता है। तीसरा हमारा जो जैव प्रक्रम है वो है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसमें हमारा आता है परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो चीजें बनती हैं ये हमारे पूरे शरीर में कैसे जाती हैं, इसमें हमारा हार्ट भी आता है, हमारा खून भी इसके अंदर ही आता है, और खून की जो नलियां होती हैं वो भी उसी के अंदर आती हैं। चौथा हमारा जैव प्रक्रम होता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, यानी हमारे शरीर में तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का हमारे शरीर से जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। और इसके अंदर उत्सर्जन के अंदर हम आता है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, तो वो सारी प्रक्रिया इसमें आती है। पांचवा हमारा जो प्रमुख जैव प्रक्रम है वो है नियंत्रण, रेगुलेशन। इसके अंदर आता है हमारा नियंत्रण तंत्र यानी रेगुलेटरी सिस्टम। नियंत्रण तंत्र रेगुलेटरी सिस्टम में आता है हमारा जो मस्तिष्क, दिमाग, जो हमें पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरह छठा जो हमारा जैव प्रक्रम है वो है जनन
या रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा पूरा जनन तंत्र आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, पुनः उत्पादन का हमारा पूरे तंत्र आता है, सिस्टम आता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे 6 मुख्य प्रकार के हमारे जो हैं जैव प्रक्रम हैं, जो हमारे शरीर में चलते रहते हैं लगातार। अब देखिए, जनन व इन सभी जो जैव प्रक्रम है, जो 6 तरह के जो हमने जैव प्रक्रम बताए, इसमें 2 मुख्य अंतर होते हैं। जनन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, और बाकी के ये जो भी हमने अन्य 5 प्रकार के वो जैव प्रक्रम बताए हैं, लाइफ प्रोसेस बताए हैं, उनमें 2 मुख्य अंतर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, जनन के अलावा सभी जो जैव प्रक्रम हैं वो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं, नेसेसरी हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हमारे भोजन का पाचन ना हो, यानी पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी आ जाए, अगर हम सांस लेने में हमें कोई दिक्कत हो, अगर हमारा ब्लड सही जगह पे नहीं पहुंचता हो, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में उनका उत्सर्जन ढंग से ना हो, यानी हम टॉयलेट वगैरह ढंग से ना जा पाए, या हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करे, तो या दिमाग खराब हो जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए दिमाग के अंदर, तो ऐसी स्थिति में इंसान की, सजीव की मृत्यु हो जाती है। ये जो 5 प्रकार के जो जैव प्रक्रम हमने बताए आपको, ये जीवन के लिए अनिवार्य हैं, इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, ये क्या इसके बिना जीवन असंभव है? नहीं, जनन के बिना भी जीवन संभव है। यानी जनन जो जैव प्रक्रम है वो अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जीव चाहे तो रिप्रोडक्शन करे, जनन करे, और चाहे तो वो ना करे, उससे उसके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? दूसरा जो अंतर होता है कि जनन के अलावा जितने भी जैव प्रक्रम हमने आपको बताए हैं, चाहे से वो पोषण यानी न्यूट्रिशन हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारे सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसकी हम बात करें, चाहे हमारे हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीशन सिस्टम की, चाहे हम हमारे दिमाग की बात करें, ये जितने भी सिस्टम हैं ये अनैच्छिक हैं, अनैच्छिक हैं, ऑटोमेटिक हैं, यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अनैच्छिक हैं, ये हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होते हैं। इन्हें सजीव अपनी इच्छा से चालू या बंद नहीं कर सकता। क्या हम मन में सोच करके अपने भोजन के पाचन को बंद कर सकते हैं, या हम अपने जो हृदय है उसको धड़कने से रोक सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब जनन के अलावा जितने भी जैव प्रक्रम हैं ये अनैच्छिक हैं, यानी ऑटोमेटिक हैं। इन पर सजीव अपनी इच्छा से कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है, इन्हें अपनी इच्छा से चालू या बंद नहीं कर सकते। जबकि जनन जो है, जो रिप्रोडक्शन जो जैव प्रक्रम है, वो एक ऐच्छिक जैव प्रक्रम है। ऐच्छिक, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। सजीव चाहे तो जनन करे, चाहे तो नहीं करे। क्लियर? तो यानी जनन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, और जो अन्य जैव प्रक्रम हमने आपको बताए थे, उनमें 2 मुख्य अंतर हैं। पहला अंतर तो यह है कि जनन जो है वो, जनन के अलावा जितने भी जैव प्रक्रम हैं वो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन जनन जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी जीवन संभव है। दूसरी बात, जनन के अलावा जितने भी जैव प्रक्रम हैं वो सारे के सारे अनैच्छिक हैं, ऑटोमेटिक हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि जनन जो जैव प्रक्रम है वो एक ऐच्छिक जैव प्रक्रम है, हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। हम सजीव चाहे तो जनन करे और चाहे तो जनन ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे। क्लियर? अब सवाल ये उठता है
कि जब जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो जैव प्रक्रम है, वो जीवित रहने के लिए अनिवार्य ही नहीं है, इसके बिना भी जीना संभव है, तो फिर जनन की, रिप्रोडक्शन की, यानी अपने समान संतान पैदा करने की, बच्चे पैदा करने की आखिर आवश्यकता ही क्या है? जनन या रिप्रोडक्शन की आवश्यकता आखिर क्या है, जबकि हम जानते हैं कि जनन जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि संसार का कोई भी जीव अमर नहीं होता है। उसकी, संसार के प्रत्येक जीव की जीवित रहने की एक निश्चित उम्र होती है, उसकी एक आयु होती है, और इस उम्र के, इस आयु के पूरा होने के बाद प्रत्येक सजीव की मृत्यु हो जाती है। यानी जो संसार में जीव ने, जिस जीव ने जन्म लिया है, उस जीव की मृत्यु निश्चित है। आयु का अंतर हो सकता है लेकिन मरेगा जरूर, ठीक है। अतः मृत्यु के बाद सजीव की जो प्रजाति है, जो उसकी स्पीसीज है, उस सजीव की जो प्रजाति, सजीव तो मर गया लेकिन उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो स्पीसीज है, वो समाप्त ना हो जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए। इस कारण से जनन की प्रक्रिया अति आवश्यक हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर मौजूद सजीवों की विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, क्या कहा हमने? पृथ्वी पर मौजूद सजीवों की विभिन्न प्रजातियों का, विभिन्न स्पीसीज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अस्तित्व की लड़ाई है ये, प्रजाति खत्म हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। तो यानी पृथ्वी पर मौजूद सजीवों की विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया की, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जनन प्रक्रिया के माध्यम से जीव अपनी संतान या संतति या वंशज, या जिसको हम अंग्रेजी में ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसको जन्म देते हैं, ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका वंश चलता रहे, ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका वंश चलता रहे, उनकी जो प्रजाति है उसका अस्तित्व बना रहे। क्लियर? क्लियर? ठीक है ना। चलिए, अब तक की चर्चा से दो मुख्य बातें तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। नंबर 1, सजीवों के द्वारा अपने समान जीव यानी संतान, संतति, वंशज या ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी पर मौजूद सजीवों की विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए, ये जो जनन या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, तो जनन या रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, अलैंगिक जनन, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये ए का अंतर है, यहां पे ए लग गया, इधर ए लग गया, तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आइए बारी बारी से हम इन दोनों प्रकार की जो जनन प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब देखिए, केवल एक ही जनक द्वारा स्वयं ही नए जीव यानी संतान या संतति या ऑफस्प्रिंग को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक ही जनक के द्वारा नए जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुल मिला के बात यह कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जो जनन है, उसके अंदर संतान का जन्म जो होता है वो सिर्फ एक जनक के द्वारा ही हो जाता है, केवल एक ही जीव के द्वारा स्वयं ही कर लेता है वो। ठीक है ना, तो केवल एक ही जनक के द्वारा स्वयं ही नए जीव को या संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अलैंगिक जो जनन है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, आमतौर पर सरल शारीरिक संरचना वाले यानी निम्न वर्गीय पादपों या सूक्ष्म जीवियों में जैसे अमीबा आदि व कुछ पौधों में पाया जाता है। अब सरल शारीरिक संरचना का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस जीव के अंदर जितनी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उस जीव का शरीर उतना ही ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, तो सरल शारीरिक संरचना का मतलब है ऐसे जीव जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या बेहद कम होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जो जनन है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, वो आमतौर पर सरल शारीरिक संरचना वाले यानी निम्न वर्गीय, लो कैटेगरी का मतलब वही है कि इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, सरल है बहुत। तो अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, आमतौर पर सरल शारीरिक संरचना वाले यानी निम्न वर्गीय पादपों यानी पौधों और सूक्ष्म जीवियों उनमें पाया जाता है। अब पादपों में, सूक्ष्म जीवियों में कहा गया, एक उदाहरण दिया है इसमें अमीबा। अमीबा एक प्रकार का जीव है और बेहद सरल शारीरिक संरचना वाला, यानी इसमें कोशिका बहुत कम होती हैं। कितनी कम होती है? मात्र एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव है। कोशिका, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है, तो इसके अंदर यह अलैंगिक जनन पाया जाता है। और भी ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन आमतौर पर अगर हम देखें, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, आमतौर पर जितने भी सरल शारीरिक संरचना वाले यानी कम कोशिकाओं वाले यानी निम्न वर्गीय जो पादप हैं, पौधे हैं और सूक्ष्म जीवी हैं, उनके अंदर पाया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा एक प्रकार का जीव है जो कि सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन में क्योंकि एक ही जनक होता है, एक ही जनक होता है, यानी जन्म देने वाला जो जीव है वो सिंगल होता है, अतः जनन कोशिकाओं के अंदर, जनन कोशिकाओं को हम बोलते हैं युग्मक। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक सजीव का शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है और कोशिकाएं भी कुछ कई प्रकार की होती हैं। दो तो खास प्रकार हैं, एक तो जनरल कोशिकाएं होती हैं और एक होती है जनन कोशिकाएं, जो जिसका काम सिर्फ जनन के अंदर
आता है। और जनन कोशिकाएं जो होती हैं इसको हम बोलते हैं हिंदी में युग्मक, और अंग्रेजी में इसको हम गैमेट भी कहते हैं। गैमेट, ये GAMETE, गैमेट, या इसको हम सेक्स सेल भी कह देते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्योंकि एक ही जनक होता है, अतः जो जनन कोशिकाएं हैं या जो युग्मक हैं यानी सेक्स सेल या गैमेट हैं, उनका जो संलयन है, उनका आपस में जो मिलना होता है, युग्मन जो होता है, जब सिंगल ही है तो मिलने की तो कोई बात ही नहीं, यानी फ्यूजन होता ही नहीं है। युग्मन को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, जिससे क्या होता है, संतान जो होती है, जो बच्चे जो होते हैं, उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान बनी रहती है। यानी जो डीएनए जो है, जब उसकी कॉपी होती है तो वो उनकी संख्या सेम बनी रहती है। क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उनकी संख्या सेम बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जनक जो है एक ही है, अगर जनक दो होते तो डबल हो सकती थी। ठीक है, होती नहीं है हालांकि, लेकिन हो सकती थी। तो कुल मिला के बात यह है कि अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उसको अगर हम परिभाषित करना चाहें, उसकी हम परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे? केवल एक ही जनक के द्वारा स्वयं ही नए जीव यानी संतान या संतति को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कई बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं कि नया जीव भी शब्द यूज करते हैं, बाद में हम संतान बोलते हैं, संतति बोलते हैं, वंशज बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब पर्यायवाची हैं आपस में। ठीक है ना, आप इनमें से कोई भी एक शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सारे शब्द इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं? केवल एक ही जनक के द्वारा स्वयं ही नए जीव या संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, आमतौर पर सरल शारीरिक संरचना वाले यानी कम कोशिकाओं वाले यानी निम्न वर्गीय पादपों या सूक्ष्म जीवियों जैसे अमीबा आदि व कुछ पौधों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन में क्योंकि एक ही जनक होता है, अतः जनक कोशिकाएं यानी युग्मक या सेक्स सेल या गैमेट्स का जो संलयन नहीं होता, युग्मन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, जिसके कारण संतान या ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें कोशिका, संतान की जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। ठीक है, अच्छा यहां पर ये कुछ शब्द आ रहे हैं, युग्मक आ गया, सेक्स सेल, युग्मन आ गया, फ्यूजन, और यहां पर ऑफस्प्रिंग तो हम पहले बता चुके हैं, आपको बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं। इन शब्दों के आगे जब हम चलेंगे तो और अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे एक मोटी मोटी बात मैं बता दूँ आपको कि फ्यूजन का मतलब या संलयन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में मिलना। जब चीज़ ही एक है तो संलयन होगा क्यों? ज़रूरत ही नहीं है उसकी, इसलिए हमने ये वाली बात लिखी। ठीक है ना, जनक कोशिका या युग्मक की हमने बात की, हमने बता दिया जनक कोशिका या युग्मक का मतलब क्या होता है। जनन कोशिका या युग्मक का मतलब सेक्स सेल या गैमेट हर जीव के शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए कुछ खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको हम जनक कोशिका या युग्मक कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको गैमेट कहते हैं, या अंग्रेजी में है उसको सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम आगे बार बार करते रहेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं
जनन के दूसरे प्रकार पर, रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप पर, प्रकार पर। उसका नाम है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां हम आपको पहले बता दें कि लैंगिक जनन में जनकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, अब देखिए लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखिए 2 जनकों जिनमें से एक नर और एक मादा, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, एक आदमी एक औरत, एक मेल फीमेल हो गया। ठीक है, 2 जनकों जिनमें से एक नर व एक मादा द्वारा नए जीव यानी संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, संतान को या नए जीव को हम बच्चा भी कह देते हैं, संतान भी कह देते हैं, संतति भी कह देते हैं, वंशज भी कह देते हैं, या ऑफ स्प्रिंग भी कह देते हैं। अंग्रेजी में ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो 2 जनकों के द्वारा या एक नर व एक मादा जनक के द्वारा नए जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवियों व कुछ पौधों को छोड़ करके, जैसा कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने बताया था कि कुछ सूक्ष्म जीवियों में और कुछ पौधों में, जैसे कि अमीबा में लैंगिक जनन होता है, तो उनको छोड़ करके कुछ सूक्ष्म जीवियों और कुछ पौधों को छोड़कर लगभग सभी उच्च वर्गीय हाई कैटेगरी के या जटिल जो पौधे हैं, हाई कैटेगरी या जटिल पौधों का मतलब क्या है, इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत सारी होती है। ठीक है, तो सरल कोशिकीय जीवों में तो होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जनक एक ही होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, जनक 2 होते हैं। तो 2 जनक के द्वारा अगर नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम कहेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक ही जनक के माध्यम से अगर नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो अलैंगिक जनन है, जो एक ही जनक के द्वारा हो रहा है, वो तो आमतौर पर सरल कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या बेहद कम होती है, उनमें होता है। लेकिन लैंगिक जो जनन है जिसमें 2 जनक होते हैं, वो उनको छोड़ करके सभी जितने भी उच्च वर्गीय जटिल पौधे और जीव हैं उनके अंदर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संतति पैदा होती है। क्लियर? तो लैंगिक जनन हम समझ चुके हैं, अलैंगिक जनन भी हम समझ चुके हैं। अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि केवल एक जनक के द्वारा नए जीव या संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, वो भी कई प्रकार का होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ये कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? हमारा जवाब है कि अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है मुख्यतया 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतया 5 प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मुख्यतया कितने प्रकार का होता है, तो हमारा जवाब होगा मुख्यतया 5 प्रकार का होता है।
अब ये 5 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 विखंडन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फिजन, FISSION, फिजन, विखंडन या फिजन। नंबर 2 खंडन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। नंबर 3 मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बडिंग। नंबर 4 कायिक जनन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और नंबर 5 बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। तो कुल मिलाकर के ये जो अलैंगिक जनन है, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसके 5 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? विखंडन यानी फिजन, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन यानी बडिंग, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और नंबर 5 बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए हम बारी बारी से अलैंगिक जनन के इन सभी प्रकारों का, इन 5 प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन पर यानी फिजन पर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।